हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैट के अरिथमेटिक सेक्शन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि स्लॉट 3 में आया था, वो स्लॉट जिसमें मैंने एग्जाम दिया था। आज हम लोग उसी स्लॉट के मैथ्स के ही कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और आज जो हम लोगों ने जिस एरिया से क्वेश्चंस लिया है वो है आपका नंबर्स और ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के साथ साथ में ज्योमेट्री से एसोसिएटेड टॉपिक्स जैसे कि नो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गए या ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, उनको भी हमने यहाँ पे रखा है। सो नंबर्स एंड ज्योमेट्री एंड एसोसिएटेड टॉपिक्स, इससे लगभग लगभग 9 क्वेश्चंस वर देयर। So 10 questions were there from arithmetic, 9 questions were there from these topics, numbers, geometry and associated topics। ठीक है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। अगर थोड़ा भी सीरियसनेस के साथ अगर आप प्रिपेयर किए होइएगा इस एग्जाम के लिए, तो इस एग्जाम में नंबर्स और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में भी कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं था। बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता था, जो कि आप थोड़ी देर में खुद ही समझ जाएंगे जब हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के पीछे बस एक ही मकसद है मेरा, और वो ये कि आपको यानी कैट एस्पिरेंट्स को एमबीए एंट्रेंस एग्जाम की जो भी बच्चे प्रिपेयर करते हैं उनमें ये कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना कि कैट मैथ सेक्शन इज वेरी मच डूएबल। थोड़ा भी आपका प्रिपरेशन है, हल्का फुल्का भी अगर आपने थोड़ा भी सीरियसनेस के साथ प्रिपेयर किया है, तो कैट में क्वांट सेक्शन में अच्छा स्कोर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो मेहनत लगेगी आपको कैट में अच्छा करने के लिए, वो बाकी दो सेक्शन में लगेगा, जो है आपका इंग्लिश का सेक्शन और डीआई और एलआर का सेक्शन। मैथ्स का सेक्शन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं होता है, ये सबसे इजी सेक्शन होता है एज फार एज नो दी ऑल द थ्री सेक्शंस आर कंसिडर्ड कंसर्न। ठीक है, सो लेट अस जंप इनटू सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम geometry and numbers which have appeared in slot 3 of this year's CAT, that is 2020 CAT. Okay, so let's get started. So this is the first question. क्या कहता है क्वेश्चन, पहले पढ़ते हैं। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स enclosed by line x is equal to 2, y is equal to this curve, x axis and y axis is equal to। सो हमें एक एरिया, पहले एक कुछ कर्व्स हैं, उन कर्व्स के बीच में जो एरिया है वो एरिया हमें निकालना है। सो दिस इज बेसिकली अ ग्राफ क्वेश्चन। ठीक है, सो ग्राफ का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, नाउ सी, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं। क्या क्या बोला है, पहला तो है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस तो सिंपल है, यही एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। फिर कहता है वाई एक्सिस, सो ये वाई एक्सिस हो गया। सो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये दोनों तो सिंपल है। बाकी और क्या है, x इज इक्वल टू 2, सो मान लेते हैं ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो x इज इक्वल टू 2 लाइन कौन सा हो गया, ये लाइन, ये लाइन हो गया x इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर कहता है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 4। तो पहले समझते हैं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 4 को ड्रॉ कैसे करते हैं। विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक, y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x कैसा होता है, ये हो गया y इज इक्वल टू x। इधर 1, कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पे x और y कोऑर्डिनेट बराबर होगा, बिकॉज y और x इक्वल है। ये 2 तो ये भी 2, ये 3 तो ये भी 3, इस तरीके से। तो ये सारे पॉइंट, तो ये हमारा हो गया क्या, यही हो गया y इज इक्वल टू एक्स। अब निकालते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो जब माइनस 2 करेंगे तो इस ग्राफ को हमें दो नीचे करना होगा। सो एक दो, इस ग्राफ को दो नीचे शिफ्ट कर दीजिए ऐसा। ठीक है, सो ये हो गया x माइनस 2। फिर क्या कहता है, x माइनस 2 का मॉड, मॉड मतलब कि y हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से नीचे जो नेगेटिव है, इस नेगेटिव को हटा देंगे और ये ग्राफ का मिरर इमेज ले लेंगे इस तरफ। तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का मॉड। फिर कहता है x माइनस 2 का मॉड प्लस 4 निकालना है हमें, प्लस 4। तो इसी ग्राफ को हम 4 यूनिट ऊपर नो शिफ्ट कर देंगे, बिकॉज प्लस 4 है तो 4 ऊपर आ जाएगा। सो 1 2 3 4, इसी ग्राफ को आप 4 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दीजिएगा। तो ये जो हमारा ग्राफ है, दिस ग्राफ, यही है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 प्लस 4 का।
तो अब इसी को आप यहाँ दोबारा से ड्रॉ कर लीजिए, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। 4 यूनिट पे हम एक ग्राफ ऐसा बना लेते हैं। सो यही हो गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस टू प्लस 4। इसकी भी ग्राफ आ गई। तो देखिए हमारा जो एरिया है वो कौन सा है, यही तो एरिया है ना, x एक्सिस, y एक्सिस, x इज इक्वल टू 2 एंड ये वाला ग्राफ। तो जो बीच का एरिया है वो कौन सा है, यही एरिया। इसी एरिया का हमें, यही एरिया हमें निकालना है, कितना एरिया है। सो देखिए ये तो 4 है, हमने इसको 4 यूनिट ऊपर किया था, सो दिस इज 4। ये 2 है, ये 2 है, और ये भी मालूम हो जाएगा। कैसे मालूम होगा, इस पॉइंट पे y एक्सिस है, y एक्सिस पे हमारा x कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो इस ग्राफ की वैल्यू, ये जो y है, इस y की वैल्यू जब x 0 होगा तो कितना होगा, x 0 पुट कर दीजिए, 0 माइनस टू का मॉड प्लस 4। तो माइनस टू का मॉड 2, 2 प्लस 4 कितना, 6। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 6 है, इसका मतलब ये कितना है, 6 है। तो 6 है, 4 है, और ये 2 है, 2 है। तो आपका एरिया निकल गया ना। ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो 6 4 कितने हो गए, 10, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, 2, 2 यूनिट है डिस्टेंस। सो आंसर कितना हो जाएगा, 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर यूनिट। दिस इज माई आंसर। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अ वेरी रूटीन क्वेश्चन ऑन ग्राफ। अगर आपको छोटे छोटे ग्राफ्स आते हैं ड्रॉ करना, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। ठीक है, इन लेस देन 1 मिनट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, मुझे समझाने में इतना समय लगा, मैं खुद एग्जाम में बैठा था, तो आई वॉज एबल टू सॉल्व दिस इन विद इन नॉट 20-30 सेकेंड, विच इज, आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम नॉट सेल्फ ब्रैगिंग। ऑल आई एम सेइंग इज दैट इफ आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट, एनीबडी कैन डू इट। ठीक है, लेट अस मूव ऑन। क्या कहता है इसमें, आइए। ये भी एक नंबर्स या हम कहें इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, समझते हैं क्या कहता है। 3 इनइक्वालिटी दे रखा है। पहला क्या दे रखा है, m/20 lies between 0.2 and 0.5। m/20, ठीक है, 0.2 0.5 से। एक और क्या दे रखा है, n/m also lies between 0.2 and 0.5। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और एक और क्या दे रखा है, n/11 also lies between 0.2 and 0.5। 3 हमें दे रखा है, और साथ में कह रहा है n इवन है। ठीक है, सो n इज इवन, ये हमें ध्यान में रखना है, n क्या है, इवन। ऑल राइट। तो पूछा है m-2n की वैल्यू निकालिए, m-2n की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, आइए यहाँ से देखते हैं। इसमें इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 इंटू 0.2 कितना हो गया, 4। इसमें 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो m, इसमें 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10। यानी m की वैल्यू क्या होगी, 4 से 10 के बीच में। यानी जो पॉसिबल वैल्यूज है m का, वो क्या क्या होगा, 5 6 7 8 और 9, इसी में से कुछ होगा। ठीक है, आइए यहाँ आते हैं। n लाइज बिटवीन 0.2 एंड 0.5। इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 11 है। सो 11 इंटू 0.2, 2.2, 11 इंटू 0.5 क्या होगा, 5.5। सो 2.2 और 5.5 के बीच में नेचुरल नंबर्स हमें देखने हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या क्या होंगे इसके बीच में, 3 4 और 5। 2.2 से 5.5 के बीच में क्या नंबर्स होंगे, 3 4 और 5, ये 3 नेचुरल नंबर होंगे। लेकिन हमें पता है कि n क्या है, n इवन है। क्वेश्चन में दे रखा है n इज इवन। अगर n इवन है तो n का एक ही पॉसिबल वैल्यू है क्या, 4। सही समझ में आ रहा है। तो n की वैल्यू तो डायरेक्टली आ गई कितनी, 4। तो यहाँ n का वैल्यू 4 अगर हम बीच वाले इनइक्वालिटी में डाल दें, n की वैल्यू कितनी डाल दें, 4। 4/m lies between 0.2 and 0.5। 0.2 से 0.5 के बीच में होगा क्या, 4। ये वैल्यू। ठीक है, अब इसमें m का वैल्यू तो हमें मालूम है क्या क्या है, 5 6 7 8 9 डालिए। 4/5 डालेंगे, यहाँ से चेक कीजिए, 4/5 डालेंगे तो 0.8 होगा। दिस इज 0.8। तो 0.5 से तो छोटा नहीं हुआ, तो 5 नहीं ले सकते। m की वैल्यू 6 लेके देखिए, 4/6 इज 0.66। ये भी 0.5 से क्या है, बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा।
4/7 is also greater than, see this is 0.55, 0.55 है, जबकि होना कितना चाहिए 0.5 से कम, तो इसका मतलब 7 भी नहीं होगा। 4/8 लेंगे जब आप, 4/8 तो ये कितना होगा 0.5, लेकिन हमें क्या चाहिए 0.5 से कम चाहिए, इसका मतलब 8 भी नहीं होगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी है 4/9, दिस इज 0.44, और ये क्या है 0.5 से छोटा है, इसका मतलब है कि m का एक ही पॉसिबिलिटी है एंड दैट इज 9। सो m 9 हो गया, n कितना हो गया 4 हो गया। सो आई नो m इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 4। हमें निकालना क्या है m माइनस 2n निकाल लेते हैं। 9 माइनस 2 इंटू 4 दैट इज 8, 9 माइनस 8 कितना हो गया 1। सो माई आंसर इज 1। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा इन इक्वेशन का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तीन इनइक्वालिटी दे रखी है, तीनों से आपको सॉल्व करके m की n की वैल्यू निकाल लेनी थी बस। m इवन n इवन भी दे रखा था तो और भी आसान हो गया, हमें एक ही पॉसिबिलिटी बचती है n के लिए 4, और कुछ होता ही नहीं है, 3 और 5 रूल आउट हो गया, हमारा काम और आसान हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा कुछ इसमें डिफिकल्टी लेवल था नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्या कहता है, लेट एन एक्स एंड वाई बी पॉजिटिव इंटीजर। हमेशा क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब होल नंबर। तो जब भी इस तरह के जब सेंटेंसेस रहें तो नोट द डेविल लाइज इन डिटेल्स, तो आपको डिटेल को अच्छे से समझना है। डोंट ओवरलुक, डोंट ग्लॉस ओवर द डिटेल्स बिकॉज दैट कैन नो कम एंड बाइट यू। सो आप थोड़ा केयरफुल रहिए, जब भी क्वेश्चंस में वर्ड प्रॉब्लम हो तो थोड़ा केयरफुली रीड कीजिए, स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस में पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, सो n x and y are positive integers such that n is equal to x plus y। अच्छी बात है। सो n दे रखा है, n is nothing but x plus y and all these three n x and y are natural number, positive integers। x की वैल्यू दे रखी है, x किसके किसी बीच में है 2 से लेके 10 के बीच में है। x अगर 2 से 10 के बीच में है यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी 3 to 9, 2 से 10 के बीच में यानी 3 to 9। एंड y, y lies between 14 and 23, 14 एंड 23 के बीच में अगर है तो यानी कहाँ से कहाँ तक होगा 15 से लेके 22 तक। ठीक है, फिर कहता है n इज ग्रेटर देन 25, यानी n का वैल्यू 25 से ज्यादा होगा, यानी मिनिमम कितना होगा 26। देन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर n, ये भी ध्यान रखना है। n के कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगे हमें ये निकालना है। n है क्या x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई के कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगे ये हमें निकालना है। ठीक है, अब शुरू करते हैं ट्रायल। पहला n, x का मिनिमम वैल्यू कितना है 3, अगर हम x को 3 रखें तो y को कितना रखना होगा, हमें हमें ऐसा रखना है कि इन दोनों का सम 25 से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि n का वैल्यू क्या है 25 से ज़्यादा है। तो y का सबसे बड़ा वैल्यू कितना है 22, 22। तो अगर आप 22 भी रखेंगे तो 22 और 3 कितना होगा 25 ही होगा, जबकि हमें n की वैल्यू चाहिए कितनी 25 से ज़्यादा, यानी जब 3 रखेंगे x की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, x का वैल्यू 4 रखिए, 4 रखेंगे तो 22 रखने से 22 प्लस 4 n की क्या वैल्यू आई 26 आ गई। 22 प्लस 4 n की वैल्यू क्या आ गई 26 आ गई। देन और तो कुछ नहीं होगा, अगर आप 21 रखेंगे n का वैल्यू कितना है y का वैल्यू कितना है 15 से 22, तो y का वैल्यू अगर आप 22 रखें तो 22 और 4 26, यानी 25 से ज़्यादा, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन y की वैल्यू अगर आप 15 से 21 भी रखेंगे, एक भी कम कर देंगे तो 21 और 4 25 होगा, जबकि हमें n चाहिए कितना 25 से ज़्यादा। तो हमें एक ही पॉसिबल वैल्यू मिलेगा, x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू सिर्फ 22 ही होगा। लेकिन अगर आप x का वैल्यू 5 रखेंगे तो यहाँ 22 भी ले सकते हैं और 21 भी ले सकते हैं। देखिए 22 5 27, 25 से ज़्यादा, 21 5 26, 25 से ज़्यादा, लेकिन 20 नहीं रख सकते क्योंकि 20 5 25 हो जाएगा, 25 नहीं रख सकते। तो यहाँ पे n का कितना वैल्यू आया 22 और 5 27, और 21 और 5 कितना 26, यहाँ दो पॉसिबल वैल्यूज आए n के। ठीक, इसी तरह से अगर आप 6 रखेंगे x की वैल्यू तो यहाँ पे क्या होगा 22 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है। 26 से 26 या उससे ज़्यादा रखना है, 25 से ज़्यादा।
तो 3 पॉसिबिलिटी, तो 22 6 28 हो सकता है, 21 6 27 हो सकता है, 20 + 6 26 हो सकता है। यहाँ पे कितने मिले? 3 पॉसिबल वैल्यूज। इफ यू पुट x as 7, then the possible values of y are 22, 21, 20 and 19. You can't go below 19 because if you put 18, 18 plus 7 will be 25, whereas n has to be more than 25. So there are 4 possibilities and these are 29, 21 plus 7, 28, 20 plus 7, 27 and 26. 4 possible values. If you put x as 8, then you have 22, 21, 20, 19 and 18. So here you get 30, 29, 28, 27, 26 or that's it. 1, 2, 3, 4, 5. 5 possible values are there. If you put x as 9, maximum x का कितना ले सकते हैं वैल्यू? 9. तो अगर हम 9 ले लें तो यहाँ 22 से लेके 17 तक हो सकता है, बिकॉज 17 + 9 भी कितना देगा? 26. तो हमारा जो वैल्यू आएगा 22 + 9 कितना होगा? 31 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है। ये सारे पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं एन के। क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर एन। तो एन के कितने अलग अलग वैल्यूज मिले? 1 2 3 4 5 6, 6 ही वैल्यू मिले ना, 6 वैल्यू मिले। इसके अलावा और कुछ मिला क्या? 26, 27, 26, तो एक वैल्यू यहाँ मिला 26, 26 तो पहले ही काउंट हो चुका है तो एक नया वैल्यू यहाँ मिला। 27, 26 पहले ही काउंट हो चुका है तो एक नया वैल्यू यहाँ मिला। 27, 26, 28 पहले ही काउंट हो चुका है तो एक नया वैल्यू यहाँ मिला। सिमिलरली एक नया वैल्यू यहाँ मिला, सिमिलरली एक नया वैल्यू यहाँ मिला। तो 1 2 3 4 5 6 कितने नए वैल्यूज हैं हमें? अलग अलग कितने n के वैल्यूज हैं? 6 पॉसिबल वैल्यूज। सो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना समय लिया, आप खुद ही देख सकते हैं। ये सिंपल ट्रायल एंड एरर का क्वेश्चन है, प्योर कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन, डज नॉट रिक्वायर एनी प्रिपरेशन। लेट्स मूव ऑन। ओके, नाउ सी कहता है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर 0 0 4 0 3 9। जब भी कोऑर्डिनेट दे रखा है ट्रायंगल के वर्टिसेस का, इसका मतलब क्या है? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ज्यादा रोल इसमें है नहीं। नेवरदलेस लेट अस लुक एट द क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। पहले आप कोऑर्डिनेट्स बना लीजिए। ये y कोऑर्डिनेट हो गया, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, से 1 2 3 4 ऐसे, और यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं। सो हमारे पॉइंट्स का क्या है? 0 0 मतलब क्या है? ओरिजिन है। तो एक वर्टिसेस तो यही हो गया a। फिर कहता है 4 0, 4 0 ये हो गया, ठीक है। सो दिस इज 0 0, दिस इज 4 0, और क्या है? 3 9। सो 3 9 कुछ यहाँ पे होगा, सी वर्टिसेस 3 9, ठीक है। सो दिस इज माई ट्रायंगल, ट्रायंगल मिल गया। कहता है क्वेश्चन में द एरिया ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट इज। कहता है इन तीनों पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल जो होगा, इस सर्कल का एरिया बताइए। तो सर्कल का एरिया होता कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले इस सर्कल का क्या निकालना होगा? रेडियस, ठीक है। ये सर्कल है क्या? ये सर्कल है सरकम सर्कल, किसका? ट्रायंगल एबीसी का, पता है ना। किसी भी ट्रायंगल में तीनों वर्टिसेस से पास करता हुआ जो सर्कल होता है उसको क्या कहते हैं? सरकम सर्कल। उसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है? सरकम सेंटर, ठीक है। और ये जो रेडियस होता है इसको हम क्या कहते हैं? सरकम रेडियस, इट्स कॉल्ड सरकम रेडियस। तो यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड सरकम रेडियस, ठीक है। कैसे निकालेंगे? चलिए सबसे पहले ट्रायंगल के साइड निकालते हैं। ये साइड तो मालूम है कितना है? 4। ये साइड कितना होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। यही तो डिस्टेंस होता है ना, दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 के बीच का डिस्टेंस। सो अगर x1 y1 एक पॉइंट है, x2 y2 दूसरा पॉइंट है, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा d, उसको हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं? x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ये कुछ नहीं है, बस पाइथागोरस थ्योरम है।
ओके, सो ए और बी के बीच में देखिए, 3 - 0, 3 का स्क्वायर, 9 - 0, 9 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 का स्क्वायर हो गया 81, तो 81 प्लस 9 यानी ये कितना है, √90। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। 4 - 3, 1 का स्क्वायर 1, 9 - 0, 9 का स्क्वायर 81, तो ये कितना है, √82। तो इस ट्रायंगल के तीनों साइड आपको मिल गए, √90, √82 और 4। ठीक है, अब हमें किसी भी ट्रायंगल में सरकम रेडियस कैसे निकालते हैं। आप अगर ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अगर हमें पता है कि ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, ABC/4 कैपिटल आर, जहाँ आर क्या होता है, सरकम रेडियस, तो यहाँ से आर निकल जाएगा ना। अगर हम एरिया निकाल लें, ABC मालूम है तीनों साइड, तो हमारा सरकम रेडियस निकल जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, ट्रायंगल का एरिया। अब एरिया निकालेंगे कैसे, इस ट्रायंगल का एरिया अगर आप देखें, एरिया होता कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, बेस अगर हम इस 4 को ले लें तो हाइट क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर है कितना, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 9, तो यही तो हाइट है ना, ये वाई कोऑर्डिनेट, तो हाफ इंटू 4 × 9, यानी एरिया आ गया कितना, 18 स्क्वायर यूनिट। 18 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया, यू पुट दैट एरिया हियर। तो 18 इज इक्वल टू ए मान लेते हैं 4 है, बी दूसरा साइड कितना है, √90, तीसरा साइड कितना है, √82, डिवाइडेड बाय 4 कैपिटल आर, तो यहाँ से कैपिटल आर आ गया, 4 इंटू √90 इंटू √82 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 80। सो आपका आर आ गया, आर आ गया तो एरिया भी आ जाएगा। एरिया कितना होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सो पाई इंटू इसका स्क्वायर, ये आर है, इसका स्क्वायर निकालें, इसका स्क्वायर करेंगे तो √90 90 हो जाएगा, √82 82 हो जाएगा, और 18 हो जाएगा 18 इंटू 18 से 5 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, 2 से 41 टाइम्स, 41 इंटू 5, 205 पाई डिवाइडेड बाई 9, 205 पाई divided by 9. So this question was slightly, I would say, calculation intensive, but if you have prepared well for geometry and you know little bit about coordinate geometry, distance formula at least, you will be in a position to solve this question, because circum radius किसी भी triangle का निकालने का एक ही तरीका होता है, until unless it's a special triangle like right angle triangle or an equilateral triangle। कोई भी जनरल शेप का अगर ट्रायंगल है तो उसका एरिया निकाल, उसका सरकम रेडियस निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है कि एरिया को हम इक्वेट करते हैं ABC/4 कैपिटल आर से, एरिया किसी और मेथड से निकालते हैं, ABC/4 आर से इक्वेट कर देंगे तो कैपिटल आर निकल जाएगा। एक बार कैपिटल आर निकल गया तो पाई आर स्क्वायर ही तो निकालना था। तो दिखने में लग रहा होगा कि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बट फॉर सम स्टूडेंट, फॉर दो स्टूडेंट्स हु वुड हैव prepared well for say triangles and know a little bit about coordinate geometry, at least distance formula, this question had nothing that could have stopped those students. So this is very doable question. In exam condition this may psych you out, but if you keep your uh, head cool and concentrate on the job at hand, you will be in a position to solve these types of questions. Okay, और कैट में अगर एक दो क्वेश्चन भी थोड़ा ऐसा नहीं आएगा तो फिर कैट का मजा क्या है। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे ही जिसको, जो कि डिफरेंशिएटर होगा बिटवीन somebody who has done well and somebody who has done extraordinarily well। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसा डिफरेंशिएट करने का रहेगा ही रहेगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। अगेन अ वेरी रूटीन क्वेश्चन, क्या कहता है, हाउ मेनी इंटीजर्स from 1 to 120 are divisible by none of 2 5 and 7। ये सिंपल सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। हमें पता है नंबर ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 और 5 और 7 will be equal to number of numbers which are divisible by 2 plus number of numbers which are divisible by 5 plus number of numbers which were divisible by 7 minus number of numbers which are divisible by 2 and 5 minus number of numbers which are divisible by 5 and 7 minus number of numbers which are divisible by 2 and 7 plus number of numbers which are divisible by 2 and 5 and 7। ये सिंपल एक
फॉर्मूला आप जानते होंगे सेट थ्योरी में, अब हम निकालते चलिए। नंबर ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 कितना होगा? 1 से लेके 120 तक में 2 से डिविजिबल कितने होंगे? सारे इवन नंबर्स, यानी कितने? 60। 5 से डिविजिबल कितना होगा? 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3 करते करते 120 कितना है? 5 इंटू 24, यानी कितने हो गए? 24। 7 से डिविजिबल 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3 करते करते 7 इंटू 17 कितना होता है? 119। उसके आगे तो नहीं होगा, फिर 120 आ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 17। तो बेसिकली क्या करना है? 7 से डिवाइड कर देना है किसको? 120 को। 2 वाले में क्या किया? 120 बाई 2 60, 120 बाई 5 24, 120 बाई 7 कोशेंट कितना आएगा? 70, तो 17। 2 एंड 5 का मतलब क्या हुआ? 10, तो 120 बाई 10 कितना आएगा? 10, तो ये 10 हो गया। 5 एंड 7 का मतलब कितना हो गया? 35, तो 120 बाई 35, 120 बाई 35, 35 3 जा 105, तो ये कितना आएगा? 3। 2 एंड 7 का मतलब 14, तो 14 से डिवाइड कीजिए। 14 8 जा 112, 14 9 जा ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 8 टाइम्स। 2 एंड 5 एंड 7 का मतलब हो गया 70, तो 70 से तो एक ही जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा? 1। सो 60 प्लस 24 प्लस 70, इन तीनों को ऐड कर देना है, इन तीनों को माइनस कर देना है, और 1 को फिर ऐड कर देना है। तो 60 प्लस 24 84, 84 प्लस 17 101, माइनस 10 प्लस 3 13 प्लस 8 21, एंड दिस इज प्लस 1। यही होगा ना? सी, सब सही हो रहा है। 10 यहाँ पे है, 2 एंड 5 10, तो 10 नहीं होगा ना, ये 10 से ये कितना होगा? 12 होगा। दिस इज द एरर। 10 से डिवाइड कीजिएगा 120 को, तो 120 बाई 10 12 आएगा, तो 12 हो गया, तो दो और बढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा? 23। ठीक। सो ये हो गया 102 माइनस कितना? 23। 102 माइनस 23 कितना होगा? 79। सो 79 नंबर्स ऐसे होंगे जो 2 या 5 या 7 से डिविजिबल होंगे। हमें निकालना क्या है? जो डिविजिबल है नहीं 2 या 5 या 7 से। तो टोटल नंबर्स 1 से लेके 120 तक में कितने हो गए? 120। इसमें से 79 नंबर्स वो हैं जो 2 या 5 या 7 से डिविजिबल है, तो जो बचे वो कितने होंगे? 41। तो हमारा आंसर क्या होगा? 41। अगेन, ये पूरा का पूरा सेट थ्योरी पे बेस्ड है। अगर आपने थोड़ा सा भी नंबर्स में सेट थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चंस करे होंगे तो ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हो गया। इट्स अ वेरी रेगुलर, अ वेरी रूटीन टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। आप लोग नंबर्स थोड़ा और सीरियसली अगर पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को करने का एक और अच्छा तरीका ही एक और हो सकता है, जिसमें आपको फॉर्मूला नहीं होगा। नो, दैट मेथड इज नॉट अ मैकेनिकल वे ऑफ सॉल्विंग, दैट मेथड इज मोर फन बेस्ड। लेकिन एग्जाम में मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, बिकॉज देयर इज अ नॉर्मल रूटीन स्टैंडर्ड मेथड। बाय द वे इट इज अ बोरिंग मेथड, बट स्टिल दिस मेथड विल वर्क फॉर यू। बट इसको करने का एक इंटरेस्टिंग तरीका और भी हो सकता है। देखिए कैसे। 1 से लेके 120 तक में हम ये निकाल सकते हैं डायरेक्टली वो नंबर्स जो 2 या 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। कैसे निकालेंगे? सी, 120 इज डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 5। ये किससे डिविजिबल है? डिविजिबल बाई 2 एंड 5। लेकिन ये 7 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 7। तो 7 के लिए तो हमें मैनुअली निकालना पड़ेगा। बट हम इसमें से वो नंबर जरूर निकाल सकते हैं जो ना 2 से डिवाइड होगा ना 5 से डिवाइड होगा। उसको निकालने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है 120। आपने यूलर्स फंक्शन पढ़ा होगा अगर, तो आपको याद होगा। 2 है तो 1 माइनस 1/2, 5 है तो 1 माइनस 1/5। सो ये आ गया 120 इंटू 1/2 इंटू 4/5, 10 से निकल गया। 12 4 जा कितना? 48। यानी हमें पता है कि 48 नंबर्स ऐसे हैं जो 2 और 5 से डिविजिबल नहीं है। किसमें? 1 से लेके 120 तक में 48 नंबर्स ऐसे हैं जो 2 और 5 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन हमें ऐसा नंबर नहीं चाहिए, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 2 से भी ना डिवाइड हो, ना 5 से डिवाइड हो, ना 7 से डिवाइड हो। तो ये 48 नंबर्स वो हैं जो 2 से नहीं डिविजिबल हैं और 5 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन इस 48 नंबर्स में से कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो हम उनको अगर मैनुअली छांट दें, वी कैन स्ट्राइक देम ऑफ मैनुअली, then we'll get those numbers which are divisible neither by which are not divisible by any of these three numbers 2 5 and 7। सो इस 48 नंबर्स में से हमें वो नंबर्स निकालना है मैनुअली जो 7 से डिविजिबल है। और 7 से डिविजिबल देखिए, 1 से लेके 120 तक में क्या क्या नंबर होगा जो कि 2 और 5 से तो डिविजिबल नहीं है,
लेकिन 7 से डिविजिबल है। क्या क्या नंबर होगा, ध्यान दीजिए, 7 होगा। 7 क्या है, 2 और 5 से तो डिविजिबल नहीं है, यानी इस 48 में वो है, लेकिन 7 से डिविजिबल है, तो इस 7 को तो इसमें से निकालना पड़ेगा, तो एक नंबर छट गया। इसी तरह से 7 इंटू 2 14 हो सकता है, लेकिन 14 तो 2 से डिविजिबल है, तो 14 नहीं होगा। 7 इंटू 3 21 हो सकता है, ठीक है। 7 इंटू 4 नहीं, 7 इंटू 5 नहीं, बिकॉज 7 इंटू 5 5 से डिविजिबल होगा। 7 इंटू 6 भी नहीं, बिकॉज 7 इंटू 6 42 2 से डिविजिबल है। 7 इंटू 7 हो सकता है, ठीक है। 7 इंटू 9 हो सकता है, 7 इंटू 9 2 से भी नहीं जाएगा और 5 से भी नहीं जाएगा। 7 इंटू 11 हो सकता है, 7 इंटू 13 हो सकता है, 7 इंटू 17 119 भी हो सकता है। ये सारे नंबर्स वो हैं जो ना 2 से डिविजिबल है ना 5 से डिविजिबल है, लेकिन 7 से डिविजिबल है। तो ये 48 नंबर्स में ये सब भी नंबर्स इंक्लूडेड है। कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर को इसमें से निकाल दे तो जो बचेगा 41 नंबर्स, वो क्या है, वो नंबर्स है जो कि 2 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा और 7 से भी नहीं जाएगा, और 41 ही तो आंसर है। सो आंसर इज 40। सर आंसर इज 41, ठीक है। अगेन मैं नहीं बोलूंगा कि आप ऐसे ही करो, दिस इज अ स्मार्टर वे, दिस इज अ मोर फन वे, यू आर अंडरस्टैंडिंग मेनी मोर थिंग्स हियर, बट देयर इज अ routine method to solve this question. I would suggest go by the first method. Okay, all right, आगे बढ़ते हैं, ये भी एक बहुत रूटीन सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हाउ मेनी पेयर्स a comma b of positive integers are there such that a is less than equal to b where a into b is equal to 4 to the power 207। कहता है कि दो नंबर है a और b जहां a b से छोटा होगा या बराबर होगा, मैक्सिमम ए बड़ा नहीं हो सकता है, इस तरीके से कि ए और बी का प्रोडक्ट कितना हो जाए 4 टू द पावर 2017। बात समझ में आ रही है। अगेन 4 टू द पावर 2 टू द पावर 4 टू द पावर 2017 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4034, ठीक है, ठीक है। एक छोटा नंबर लेते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए पार्क करिए। अगर हम 2 का पावर इतना नहीं होता, 2 का पावर 4 होता और तब पूछता कि a इंटू बी अगर 2 का पावर 4 है तो क्या क्या हो सकता है, तो क्या क्या हो सकता है, 1 इंटू 16, और क्या हो सकता है 2 इंटू 8 16, और क्या हो सकता है 4 इंटू 4 16। कितने तरीके आए, कितने तरीके आए, तीन तरीके। यानी ये पूछ रहा है कि एक नंबर को दो नंबर के प्रोडक्ट में लिखने का कितना तरीका होता है, यही पूछ रहा है ना। हमें पता है कि किसी भी नंबर को दो नंबर के प्रोडक्ट में लिखने का तरीका क्या होता है, जितने फैक्टर्स होते हैं डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, जितने फैक्टर्स होते हैं डिवाइडेड बाई 2। अगर फैक्टर्स क्या है, अगर फैक्टर्स इवन नंबर में है, जैसे 4 फैक्टर है तो 2 तरीका, 6 फैक्टर है तो 3 तरीका, 8 फैक्टर है तो 4 तरीका। लेकिन अगर किसी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड हो जाए तो उसमें क्या होता है, उस केस में होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जैसे इसी केस में देखिए 2 पावर 4 है, 2 पावर 4 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 2 4 8 और 16, 5 फैक्टर हो गए, इसके कितने फैक्टर हो गए, 5 फैक्टर। तो लेकिन तरीका कितना है, तरीका कितना है, 3 है। कैसे हो रहा है, एक तरीका 1 इंटू 16, एक तरीका 2 इंटू 2 2 इंटू 8, और एक तरीका हो गया 4 इंटू 4। तो यहाँ पे हम लोग हर एक फैक्टर को एक एक बार ले रहे हैं, देखिए 1 और 16 को एक बार लिया, 2 और 8 को भी एक बार लिया, 4 और 4 को हमने दो बार लिया। तो एक फैक्टर को हम लोग दो बार ले रहे हैं, दो बार ले रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग का जो जो हम लोग इफेक्टिवली कितने नंबर यूज कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 है 5 फैक्टर, लेकिन हम 6 नंबर्स यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली 4 को हम दो बार यूज कर रहे हैं, तो जितने फैक्टर है 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, कितने वेज हो गए, 3 वेज। 5 फैक्टर था, सभी फैक्टर को एक एक बार लिया, लेकिन 4 को हमने दो बार लिया, तो एक फैक्टर को एक एक्स्ट्रा बार ले रहे हैं, तो 5 फैक्टर प्लस 1 6 बन गए। 6 में से कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर, एक पेयर हो गया 116, एक पेयर हो गया 28, एक पेयर हो गया 44, 3 वेज। तो उसी तरीके से हमें देखना है कि 2 टू द पावर 4034 को के कितने फैक्टर्स हैं, और अगर वो फैक्टर इवन है तो डिवाइडेड बाई 2, अगर वो फैक्टर ऑड है तो प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो लोगों को पता होगा वो लोग इतना क्वेश्चन तो अभी तक बोर हो रहे होंगे,
क्योंकि जो मैंने बताया अभी तक वो पहले ही से जानते होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब देखिए 2 का पावर 4034 है, 2 प्राइम नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, अगर आपने फैक्टर्स पढ़ा होगा तो 4034 प्लस 1 कितने फैक्टर हो गए 4035। अब 4035 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, इसमें कितने पेयर्स बनेंगे 4035 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 4036 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 2018। सो 2018 इज द आंसर। 2018 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था ऐसा जो कि नहीं होने लायक था। वेरी रूटीन क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टर्स। ओके, अगर आपने नंबर्स पढ़ा होगा तो सी, इस वीडियो लेसन में हम आपको फैक्टर्स के बारे में पढ़ा नहीं रहे। वी आर नॉट ट्राई, आवर इंटेंशन इज नॉट टू टीच यू no factors. For that there are separate videos on number theory. On number theory we have posted about 51 videos on this YouTube channel. You can go and watch those videos and learn everything about numbers in great detail. Okay, here the intention is only to demonstrate that questions are not very difficult in CAT as far as quant section is considered. That is my only intention. My intention is to instill confidence in you going into CAT exam. That's the basic idea. ओके, नेक्स्ट आते हैं। क्या कहता है, एक ट्रेपेजियम है, कैसा, ए बी सी डी। ओके, ऑल राइट। नाउ इसमें कहता है ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, सो ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ओके, फिर कहता है बी सी इज परपेंडिकुलर टू डी सी, तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, दिस इज डी। बी सी इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल बी ए डी इज 45। सो ये अगर पॉइंट ए है तो बी ए डी, दिस एंगल इज 45 डिग्री, बी ए डी इज 45। ठीक, ओके, सी डी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, पूछा है इसका एरिया निकालिए। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, दिस इज नॉट इवन वर्थ डिस्कसिंग, हलवा है। देखिए इसे यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, से दिस पॉइंट इज पी। ये एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया होता कितना है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो क्या क्या हो जाएगा ए बी प्लस सी डी, सम ऑफ पैरेलल साइड ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट, हाइट कितना है बी सी। ठीक है, इसमें से बहुत कुछ आपको मालूम है, हाफ इंटू ए बी हमें नहीं मालूम है, बट अगर हम इसको x मान लें, AP को x मान लें, तो ये PB जो है, अगर ये 5 है तो ये PB भी कितना होगा, 5 ही होगा। सो x प्लस 5 हो गया आपका क्या, AB। AB इज x प्लस 5 एंड CD कितना है, 5 है, CD इज 5। सो x प्लस 5 प्लस 5 इंटू BC कितना है, 4। अब क्या बचा इसमें, हमें x निकालना है। सी दिस होल AB इज x प्लस 5, CD इज 5 और BC मालूम है कितना, 4। सो x की वैल्यू आ गई तो आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू निकालते हैं, ये 4 है तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये भी कितना होगा, 4 होगा। 4 है तो 4 ही होगा, नहीं, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है, तो ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4 होगा। ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल APD में tan 45 लिखेंगे तो tan 45 होता कितना है, tan 45 होता है 1। इसका मतलब इसका जो परपेंडिकुलर है और इसका जो बेस है दोनों क्या होगा, सेम होगा, तभी तो आएगा ना, इज इक्वल टू कितना, 4/x। राइट एंगल ट्रायंगल में tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 4/x, 4/x 1 है, इसका मतलब है कि x कितना होगा, 4 होगा। x 4 होगा, यहाँ डाल दीजिए, 5 5 10 4 14, हाफ इंटू 14 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो माई आंसर इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अ वेरी रेगुलर एंट्री लेवल क्वेश्चन इन क्वाड्रिलेटरल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, वेरी इजी टू सॉल्व। नेक्स्ट वन, नाउ दिस इज नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम नंबर्स, बट फिर भी देखते हैं क्या कहता है। हाउ मेनी इंटीजर्स इन द सेट 100 101 अप टू 999 हैव एट लीस्ट वन डिजिट रिपीटेड। तो हमने क्या ले रखा है यहाँ पे, 100, 101, 102 से लेके कहाँ तक गए हैं, 999 तक। ये सारे नंबर्स हैं कैसे, दीज आर ऑल 3 डिजिट नंबर्स। कितने नंबर्स हैं यहाँ पे टोटल, 900। 3 डिजिट नंबर टोटल कितने होते हैं, 900। 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं टोटल, 90।
ये 100 से लेके 999 टोटल कितने नंबर हो गए? 900 नंबर्स हो गए। कैसे निकालते हैं? 999 माइनस 100 प्लस 1, टोटल नंबर्स कितने हो गए? 899 प्लस 1 कितने? 900। टोटल 900 नंबर, ठीक है। अब कहता है इस 900 नंबर में से कितने नंबर इंटीजर्स ऐसे होंगे, कितने नंबर्स ऐसे होंगे जिसमें कम से कम एक डिजिट रिपीटेड होगा। तो किस किस तरह के सेट नंबर्स होंगे इसमें? कुछ नंबर ऐसे होंगे जैसे 222, इसमें तीनों डिजिट क्या है? रिपीटेड है, ठीक है। कुछ होगा 223, इसमें दो डिजिट रिपीटेड है। और कुछ होगा 234, इसमें कोई भी डिजिट रिपीटेड नहीं है। तो हमसे पूछा क्या गया है कि कम से कम एक डिजिट जरूर रिपीट हो रहा हो। तो कम से कम एक डिजिट रिपीट यहाँ भी हो रहा है, कम से कम एक डिजिट रिपीट यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। तो हमसे पूछा गया है ऐसे कितने सारे नंबर्स हैं। वी हैव टू फाइंड दीज टाइप्स ऑफ नंबर्स। ये टाइप के नंबर कितने हैं टोटल 3 डिजिट में, ठीक है। यानी इसको सॉल्व करने का एक तरीका क्या हो सकता है? इस 900 नंबर्स में से हम वो नंबर निकाल दें जिसमें कोई भी डिजिट रिपीटेड नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि इस 900 नंबर में से 200 नंबर ऐसे हों, 700 नंबर ऐसे हो। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि ऐसे 700 नंबर है, तो इस 900 में से 700 निकाल दे तो जो बचेगा वो कितना होगा? ऐसे नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम पहले यही निकाल लेते हैं कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिसमें कोई भी डिजिट रिपीटेड नहीं होगा। 3 डिजिट नंबर है, पहले प्लेस पे जीरो नहीं आएगा। हमारे पास क्या क्या डिजिट है? जीरो से लेके 9 तक 10 डिजिट है, लेकिन पहले पे जीरो नहीं आएगा। तो इस प्लेस को फिल करने का कितना तरीका? 9 वेज। अब एक डिजिट आपने यहाँ कंज्यूम कर लिया, इस 10 डिजिट में से एक डिजिट यहाँ निकल गया। अब हमारे पास कितना डिजिट बचा है? 9 डिजिट। तो सेकेंड प्लेस को फिल करने का भी कितना तरीका होगा? 9 वेज। उसी 9 में से करेंगे कोई एक। अब दो डिजिट निकल गया तो कितना बचा? 8 डिजिट। तो यहाँ पे प्लेस इसको फिल करने का कितना तरीका होगा? 8 तरीका। सो 81 इंटू 8, 9 9 जा 81 इंटू 8 कितना हो गया? 648। 648 नंबर्स ऐसे हैं जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं किया है। तो कम से कम एक डिजिट जो रिपीट कर रहा होगा, ऐसे कितने नंबर होंगे? 900 माइनस 648 यानी कितना? 252। So our answer is 252. A very basic level question in permutation and combination. Numbers hai, but actually this is a counting exercise. This is permutation and combination. But as you can see, this is the level of PNC in CAT. There is no NCR, NPR or fancy formula that you see in permutation and combination. It is pure commonsensical counting exercise, nothing else. Okay, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? अगेन कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसका मतलब क्या है? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है द पॉइंट्स 2,1 and -3 -4 are opposite vertices of a parallelogram. So let us draw this 2,1, so say 1 2 2,1 एक पॉइंट ये है, एंड -3 -4, so 1 2 3 4 1 2 3 -3 -4 इज समवेयर है। सो -3 -4 ये क्या है? दो ऑपोजिट वर्टिसेस हैं किसके? पैरेललोग्राम के। तो कोई एक पैरेललोग्राम है ऐसा, ठीक है। इसका एक वर्टिसेस है 2,1, एक वर्टिसेस है एक वर्टेक्स है -3, -4, ठीक है। और कहता है द अदर टू वर्टिसेस लाई ऑन द लाइन x प्लस 9y प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो बाकी दो वर्टिसेस इस लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है। और इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है कितनी? x प्लस 9y प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसी लाइन पे बाकी दोनों वर्टिसेस हैं, एक ये वर्टेक्स एक ये वर्टेक्स, ये दोनों तो दिया हुआ है कोऑर्डिनेट। तो पूछा है कि सी की वैल्यू बताइए, ठीक है। अब देखिए हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जितना ये दोनों होगा ये दोनों बराबर होगा और ये दोनों भी क्या होगा? बराबर होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो निकल जाएगा ना मिड पॉइंट फॉर्मूला से। सी -3 और 2 है, तो ये जो यहाँ का जो पॉइंट होगा ये कितना होगा? -3 प्लस 2 यानी -1/2 एक्स कोऑर्डिनेट, एंड -4 प्लस 1 यानी -3/2, ठीक है। कोई भी पॉइंट होता है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो इसका जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है?
x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई, ठीक है, ये हमें मालूम है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2. We'll use the same thing. So -3 प्लस 2 यानी -1 बाई 2, -4 प्लस 1 यानी -3 बाई 2. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया. कोऑर्डिनेट कितना है? -1 बाई 2 एंड -3 बाई 2. दिस इज दिस पॉइंट, P पॉइंट. ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है. और P पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है. किस लाइन पे? x प्लस 9y प्लस c इज इक्वल टू 0. यानी इस इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा. तो सेटिस्फाई करेगा तो इसमें डाल देते हैं. तो ये हो जाएगा कितना? -1 बाई 2 प्लस 9 इंटू -3 बाई 2 यानी कितना हो जाएगा? -27 बाई 2 प्लस c इज इक्वल टू 0. तो c कितना हो गया? 1 प्लस 27 बाई 2, 28 बाई 2 यानी कितना? 40. सो c की वैल्यू कितनी होगी? 40. अ वेरी रूटीन टाइप ऑफ क्वेश्चन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे और थोड़ा बहुत तैयारी किए होंगे तो ये सब बहुत ही एंट्री लेवल क्वेश्चन है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्टी लेवल है नहीं, ठीक है. हमें ये बस ये ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी यूज करना था कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. यानी कि अगर दो ऑपोजिट एंड दिया हुआ है पैरेलल वर्टिसेस का, तो बीच का पॉइंट हमें मिल जाएगा. बीच का पॉइंट उस लाइन पे लाई करेगा, तो उस लाइन में x की जगह डाल देंगे -1 बाई 2, y की जगह डाल देंगे 27 सॉरी -3 बाई 2. आपकी c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. इसी x की जगह हमने डाल दिया -1 बाई 2, y की जगह डाल दिया -3 बाई 2. हमें किसकी वैल्यू आ गई? c की वैल्यू आ गई, बिकॉज -1 बाई 2 -3 बाई 2 इसी लाइन पे लाई करेगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. दैट्स इट, इतने ही क्वेश्चन थे सभी. सो जैसे आपने देखा, आज भी हम लोगों ने जो वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए वो सारे ज्योमेट्री और नंबर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड थे और बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल था नहीं. तो अगर पिछले वीडियो में हम देखे थे 10 क्वेश्चन, आज के वीडियो में देखे 9 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन हम लोग देख लिए स्लॉट 3 में. इन 19 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आसानी से सॉल्व किए जा सकते थे अगर थोड़ा भी आपका प्रिपरेशन लेवल होता तो हमारे लिए टेक अवे क्या है? व्हाट इज द टेक अवे फॉर अस एज फार एज नो प्रिपरेशन फॉर कैट इज कंसिडर्ड, स्पेशली क्वांट सेक्शन. डोंट लीव एनी टॉपिक. किसी भी टॉपिक को छोड़िए मत. नो एज चैप्टर एज insignificant as coordinate geometry which is not frequently tested. No, some year no coordinate geometry can come up in huge numbers like this year. आज आप देखे होंगे coordinate geometry से 2-3 सवाल थे और लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल था नहीं, बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन थे. लेकिन अगर आपने पूरा छोड़ दिया है तो वो 3 क्वेश्चन तो गए आपके. तो कोई भी चैप्टर छोड़िए मत, बेसिक से पढ़िए, प्रैक्टिस अच्छे से करिए. एग्जाम में कोई रीजन नहीं है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सारे क्वेश्चन सॉल्वेबल ही होते हैं, ठीक है. आई होप आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा. आप कैट का अगर 21 का प्रिपरेशन करने जा रहे होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि मैं और अच्छे से तैयारी करूं. कैट में मैथ सेक्शन के लिए तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. मेहनत कहाँ करनी है? DILR और वर्बल सेक्शन में, वहाँ मेहनत लगेगा बिकॉज वहाँ लेवल ऑफ डिफिकल्टी अच्छा मिलेगा. So students, in the next video we'll come up with the remaining questions which are mostly from algebra in next slot. Then आपका slot 3 का पूरा quant section cover हो जाएगा. Then we'll take up some DI questions from slot 3. ठीक है. So that's all from my side in this video. All the best for your future preparation. Thank you all of you for watching it.